In the last video, I talked about the Mughals, in which we saw the political development up to the Mughal Emperor Humayun. हमने देखा था कि 1526 में बाबर इंडिया में आता है। कैसे आता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। और किसके बीच में होती है ये होती है बाबर और सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी कौन था? ये सिकंदर लोदी लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था और दिल्ली सल्तनत का भी ये लास्ट रूलर था। तो 1526 में दिल्ली सल्तनत हट जाती है और मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, बाबर कर देता है। तो 1526 से 1530 सिर्फ 4 साल बाबर रूल करता है। फिर बाबर का बेटा हुमायूं, ये 1530 से सबसे पहले 1540 तक रूल करता है। बट क्या होता है कि 1540 में ये हार जाता है किससे? सूर से। किससे? शेरशाह सूर से। और वो सूर डायनेस्टी अपनी इस्टेब्लिश कर देता है। तो ये सूर डायनेस्टी 15 साल रूल करती है मुगल एम्पायर को हटा के। तो 1540 से 1555 तक सूर डायनेस्टी रूल करेगी और फिर हुमायूं 1555 में वापस आता है और सूर डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हटा के अपनी मुगल एम्पायर फिर से स्टैब्लिश कर देता है। 1555 से 1556 तक सिर्फ 1 साल हुमायूं रूल कर देता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है अपनी लाइब्रेरी के स्टेयरकेस से गिर के। अब हम देखेंगे 1556 के आगे की स्टोरी। 1556 से आएंगे अकबर, और जो ये अकबर होंगे ये 1605 तक रूल करेंगे। तो अराउंड 50 साल ये रूल करते हैं। जो अकबर होते हैं उनका जो असली नाम होता है वो होता है अबू अल्फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप लोगों को ये पता है कि इन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बोलते हैं, काफ़ी बुक्स में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ही दिया गया है। बट अगर मैं इनके असली नाम की बात करूं वो है अबू अल्फत। सो अबू अल्फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इज द रियल नेम ऑफ द एम्परर अकबर। अब जब ये एम्परर बने थे 1556 में, स्टार्टिंग के टाइम पे ये एक तो बच्चे थे और इनकी जो पोजीशन थी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि मैंने आपको बताया 1555 में हुमायूं जो इनके फादर थे, इन्होंने सूर डायनेस्टी को ख़त्म करा था और अपना वापस मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश करा था। तो जैसे ही हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में, ये जो सूर डायनेस्टी थे ये अफगान से अफगान वापस आएंगे अपनी डायनेस्टी को लेने, अपनी सूर डायनेस्टी स्टैब्लिश करने, क्योंकि उन्हें पता था कि अकबर काफ़ी छोटा है। तो उन्हें लगता था कि वो काफ़ी इजीली इस बच्चे को हरा सकते हैं और वापस सूर डायनेस्टी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो 1556 में जैसे ही अकबर आया था, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा था, क्योंकि जो इनका थ्रोन था उस पर काफ़ी नजरें थी, इनकी पोजीशन काफ़ी डेंजरस थी। और अफगान, ये पूरा इनका दिल्ली सल्तनत या फिर ये जो अब मुगल एम्पायर वाला एरिया था, मुगल एम्पायर वाला एरिया, ये पूरा सीज करना चाहते थे। अफगान को लीड कर रहा था हेमू। सो हेमू वॉज द कमांडर जनरल ऑफ द अफगान आर्मी। ठीक है, तो आपको बस नाम याद रखना है। 1556 जिस साल अकबर आया था उसी साल हुई थी बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? बाबर ने करी थी। किस कब करी थी? 1526 में। उसी के 30 इयर्स बाद 1556 में उनका ग्रैंडसन अकबर बैटल ऑफ पानीपत करेगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये इस हेमू के अगेंस्ट करेगा। अकबर बच्चा था बट उसका एक रेजेंट था, बैराम खान। रेजेंट मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। रेजेंट के पास सारी पावर्स होती है। हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखा था, जो रेजेंट होता है उसके पास सारी पावर्स होती थी सुल्तान की। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि अकबर छोटा था तो इसलिए ही उसका एक रेजेंट था जिन्हें कहते थे बैराम खान। तो ये बैराम खान की हेल्प से अकबर ने हेमू को हरा दिया था। एक्चुअली में ये हेमू और अफगान जीतने वाले थे, बट आखिरी में हेमू की आंख पे तीर लग जाता है और अकबर जीत जाता है। तो अकबर की जो ये विक्ट्री होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, ये किस्मत वाली बात होती है बस। तो 1556 से 1561 तक 5 साल ये बैराम खान ने एजेंट की तरह एक्ट करा अकबर के। ठीक है, मतलब इन्होंने ही सारी एडमिनिस्ट्रेशन संभाली थी मुगल एम्पायर की।
बट फिर इन्हें मेका भेज दिया गया था अकबर ने, क्योंकि ककोट में जो उलेमास थे या फिर जो नोबल्स थे, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि बैराम खान पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है मुगल एम्पायर का। तो उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम थी और उन्होंने अकबर के कान भर भर के अकबर के थ्रू उन्हें मैका भेज दिया। और जब ये मैका जा रहे थे बैराम खान, इनकी रास्ते में असैसिनेशन हो जाता है और वो एक अफगान ने ही करा होते हैं। तो अकबर का सीना अबू अल्फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनके सक्सेशन काफ़ी डेंजरस पोजीशन में था, क्योंकि ये 1556 में आए थे और 1556 में ही सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। अफगान रिवोल्ट कर रहे थे, अफगान चाहते थे कि वो अपना एम्पायर स्टैब्लिश करे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अकबर छोटा बच्चा है तो उससे तो एम्पायर काफ़ी इजीली छीना जा सकता है। तो हेमू ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत करी थी अकबर के साथ, जिसमें अकबर जीत गया था। किसके थ्रू? बैराम खान रेजेंट था अकबर का। वो 1561 तक रेजेंट रहा, बट कोर्ट इंट्रीग्स की वजह से या फिर उलेमास या फिर नोबल्स की वजह से अकबर ने उसे मेका भेज दिया। वहां पे जब वो जा रहा था, मेका पहुंचा भी नहीं था, रास्ते में ही किसी अफगान ने उसका असैसिनेशन कर दिया था। अकबर ने पूरा नॉर्थ इंडिया अनेक्स कर लिया था अपने मुगल एम्पायर में। मैप पे देखिए, ये गुजरात वाला एरिया पूरा, ये राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी, कश्मीर तक, और यहाँ पे बंगाल, नॉर्थ ईस्ट नहीं करा था। ठीक है, ये बंगाल तक, गुजरात से बंगाल तक, और ये थोड़ा पार्ट हल्का सा डेक्कन का, विंध्या से हल्का सा नीचे वाला एरिया, ये पूरा अकबर ने अपने मुगल एम्पायर में स्टैब्लिश कर दिया था, पूरा एनेक्स कर दिया था। थोड़ा बहुत ये डेक्कन भी करा था, बट ये बाद में करा था। सबसे पहले ये गुजरात से बंगाल करा था, बट फिर ये जो एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी फिर बाद में कर दिया गया था, डेक्कन का थोड़ा सा पार्ट। अब हम अकबर की कुछ पॉलिसीज देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो अकबर की पॉलिसी है वो है रिलेशंस विद राजपूत। हम सब ने मूवी देखी है जोधा अकबर, और हम सबको पता है कि अकबर ने एक राजपूत प्रिंसेस से शादी करी थी जिसका नाम था जोधा भाई। जो ये जोधा बाई थी, ये राजा भरामल की बेटी थी। ये राजा भरामल कौन थे? ये अम्बेर के रूलर थे। अब अम्बेर कहाँ पे पड़ता है? अगर आप जयपुर गए हो तो आपको पता होगा कि जयपुर में ही एक अब जगह है अम्बेर। तो अम्बेर पहले पहले पूरी एक अलग जगह थी, पूरा एक किंगडम हुआ करता था छोटा सा, बट अम्बेर को बाद में जयपुर में ही मिला दिया गया था। तो जयपुर के अंदर ही अब अम्बेर है। अम्बेर का जो सबसे अच्छा एरिया है वो अम्बेर का किला है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और अंदर काफ़ी अच्छा कैफ़े भी है। अगर आप गए हो तो आपको पता होगा। तो अम्बेर के राजा थे राजा भरामल, और उनकी बेटी थी जोधाबाई, जिससे अकबर ने शादी कर ली थी। अब मुगल्स को राजपूत के साथ पॉलिसी करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा हुई। जो मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी, ये पहली बार हुई थी। पहली बात तो एक राजपूत और एक मुगल के बीच में पहली बार ऐसी अलायंस हुई थी, और इससे फिर बहुत ही ज़्यादा फायदे हुए थे। एक तो मुगल एम्पायर में, उसकी मुगल की आर्मी में राजपूत के ब्रेव वॉरियर्स आ गए थे। हम देखेंगे कि राजपूत को काफ़ी हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन मिलती थी मुगल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, हाई पोजीशन मिलती थी। तो एक तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी आर्मी में ब्रेव मुगल वॉरियर आ गए थे, और दूसरा राजस्थान के साथ, क्योंकि दिल्ली कैपिटल थी। और दूसरा राजस्थान के साथ पीस कॉन्क्लूड हो गया था। अब आप देखिए, दिल्ली थी मुगल्स की कैपिटल, राइट? वैसे कुछ लोग आगरा भी बोलते हैं, बट आगरा फाइनेंशियल कैपिटल थी। जो पॉलिटिकल कैपिटल थी वो दिल्ली थी मुगल्स की। और दिल्ली के बराबर में था पूरा राजस्थान। अब कोई किंगडम साथ साथ है, वो भी अलग अलग रिलीजन के। पूरा दिल्ली इस्लामिक रिलीजन में था, और जो राजस्थान था वहाँ पे राजपूत से, और दोनों की आपस में काफ़ी दुश्मनी थी। बट इस पॉलिसी के करने के बाद हम देखेंगे कि राजस्थान और मुगल्स के बीच में, दिल्ली के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो काफ़ी कम हो गए थे। ऐसा नहीं था कि नहीं हुए, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे, बट काफ़ी कम हो गए थे। तो राजपूत के साथ पॉलिसी करने के ये कुछ फ़ायदे थे। भगवान दास और राजा राम सिंह, अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन में इन दोनों को बहुत ही अच्छी पोजीशन मिली थी। जो ये भगवान दास है और राजा राम सिंह है, ये दोनों भी आम्बेर के या फिर अम्बेर के रूलर थे। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि राजा भरामल अम्बेर के रूलर थे। राजा भरामल के बेटे थे भगवंत दास, और भगवंत दास के बेटे थे राजा राम सिंह। तो भगवंत दास और राजा राम सिंह दोनों को ही अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन मिली थी। अब आप देखिए, जब अम्बेर की राजकुमारी है या फिर अम्बेर की प्रिंसेस ही मुगल एम्परर की वाइफ है, तो ये तो पक्का है कि अब अम्बेर के जो
राजकुमार है या फिर राजा है उन्हें अच्छी पोजीशन मिलेगी मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मुगल्स के साथ शादी करने का ये राजपूत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे राजपूत सेट्स बहुत सारे थे, पूरे राजपूताना में बहुत सारे राजपूत सेट्स हुआ करते थे। जैसे मैंने एक बताया अम्बेर, अम्बेर एक छोटा सा राजपूत सेट था, जयपुर अलग था। अब हम देखेंगे धीरे धीरे काफी राजपूत सेट्स अकबर को सबमिट कर देंगे, मतलब वो मुगल एम्परर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो अपने अपने एरिया में रूल करते थे, बट किसकी छत्र छाया में? अकबर की छत्र छाया में। मतलब वो लोग अकबर को ट्रिब्यूट पे करते थे और उसने अकबर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। बट कुछ राजपूत स्टेट्स थे जिन्होंने मुगल एम्पायर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करा था। उनमें से एक था मेवाड़ के राजा रानाज। मेवाड़ एक जगह पड़ती है राजस्थान में, आपने सुनी होगी। मेवाड़ में रानाज रूल करते थे और इन रानाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा है मुगल एम्पायर का काफी टाइम तक। इनके राजा थे राणा प्रताप सिंह और बैटल ऑफ हल्दी घाट हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसमें राणा प्रताप सिंह जो मेवाड़ के राजा थे, अकबर ने उन्हें हरा दिया था। इस मुगल आर्मी को लीड करा था मान सिंह ने। और जो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी ये 1576 में हुई थी। मतलब 1576 तक काफी राजपूत स्टेट्स ने अकबर की सुजरेनिटी को या फिर मुगल की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। बट मेवाड़ के रानास थे, उन्होंने अकबर की या फिर मुगल की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करा था। मेवाड़ के एक राजा थे राणा प्रताप सिंह और अकबर ने राणा प्रताप सिंह को हरा दिया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। यह बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1576 में हुई थी। इस बैटल में एक तरफ था राणा प्रताप सिंह, ये मेवाड़ के राजा थे, और दूसरी तरफ थे मुगल एम्पायर की पूरी आर्मी जिसे लीड कर रहे थे मान सिंह। जो ये मान सिंह थे ये आमेर के रूलर थे, ये अम्बेर नहीं है। अम्बेर अलग था, आमेर अलग था। अम्बेर मैंने आपको बताया, अम्बेर के राजा थे बरामल, बरामल के फिर उनके सक्सेसर थे भगवान दास और भगवान दास के सक्सेसर थे राजा राम सिंह। बट जो ये मान सिंह है ये आमेर के रूलर थे और इसे ही बाद में जयपुर बोला गया। ठीक है, तो आमेर को बाद में जयपुर बोला गया और इस अम्बेर को जयपुर के अंदर कर दिया गया। तो सबसे स्टार्टिंग में अम्बेर और आमेर अलग अलग थे, बट आमेर का नाम चेंज करके जयपुर करा और फिर अम्बेर जो अलग एक छोटा सा एरिया था जयपुर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, उसे जयपुर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। जयपुर में जल महल है, आप लोगों ने सुना होगा। तो जो ये अम्बेर वाला एरिया है ये जल महल से थोड़ा आगे का एरिया है। ठीक है, तो जल महल के होते हैं, तो जल महल के रास्ते में पड़ता है, उसके बाद ही ये अम्बेर आता है। तो समझ में आ गई बात। आमेर के राजा थे मान सिंह और मान सिंह ने मुगल आर्मी को लीड करा था जिसमें उन्होंने राणा प्रताप सिंह जो मेवाड़ के रूलर थे उन्हें बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हरा दिया था। ये मान सिंह कौन थे? ये आमेर के राजा थे। आमेर को बाद में जयपुर बोला गया और फिर ये जो अम्बेर था ये अम्बेर अलग था, आउटस्कर्ट्स में पड़ता था। इस अम्बेर को जयपुर में इंक्लूड कर दिया गया। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि राजपूत के साथ पॉलिसी कैसे मुगल्स को फायदा देती है और कैसे वो राजपूत को फायदा देती है। मुगल को कैसे फायदा देती है? मुगल की आर्मी में ब्रेवेस्ट वॉरियर्स आ गए। हमें पता है राजपूत सबसे ज्यादा ब्रेव होते थे उस टाइम पे। ठीक है, राजपूत वाज द मेन सेक्टर हु डिफेंडेड द हिंदू रिलीजन। ठीक है, तो राजपूत काफी ब्रेव होते थे और मुगल की आर्मी में अब राजपूत आ चुके थे, तो मुगल्स को तो इससे फायदा हुआ था। और राजपूत को कैसे फायदा हुआ था? राजपूत को ऐसे फायदा हुआ था कि वो मुगल एम्पायर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल टॉप सर्विसेज में आ गए थे। मतलब एक तरीके से उनकी पोजीशन काफी ऊपर आ गई थी और उन्हें काफी अच्छे पर्क्स मिलते थे। पूरे राजस्थान में अब पीस था, ये भी राजपूत को काफी फायदा इससे मिला था। अब आप देखिए मुगल्स बार बार अटैक करते रहते थे, राजपूत बार बार अटैक करते थे, तो हमेशा वॉर रहती थी। वॉर होती थी तो बहुत सारा पैसा जाता था। बट अब जब राजपूत के साथ पॉलिसी हो गई और राजपूत रूलर्स को बस एक ट्रिब्यूट पे करनी होती थी, वरना वो अपने अपने एरिया में वो रूल कर सकते थे। तो पूरे राजस्थान में पीस एस्टैब्लिश हो गया था जब मुगल से राजपूत पॉलिसी करी थी। अब राजपूत पॉलिसी के अलावा अकबर की रिलीजियस पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर अगर जाना जाता है तो वो अपने रिलीजन की वजह से भी जाना जाता है। अकबर ने एक रिलीजन बनाया था जिसे वो दिन इलाही बोलते थे, जिसका मतलब होता था डिवाइन फेथ, दिन इलाही। इसकी वजह से अकबर काफी फेमस हो गया था। ठीक है, तो अकबर अपनी एक तो राजपूत पॉलिसी से जाना जाता है। हम सबको पता है कि जोधाबाई से शादी करी थी
और राजपूत पॉलिसी के अलावा अकबर अपनी रिलीजियस पॉलिसी से भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब हम वो रिलीजियस पॉलिसी देखते हैं अकबर की क्या थी। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। उसने रिलीजियस पॉलिसी बनाई कैसे, उसके दिमाग में ऐसा आया कैसे, क्योंकि अकबर एक कट्टर मुसलमान था। ठीक है, ही वॉज अ स्टबॉर्न मुस्लिम। अकबर का जो ग्रैंडफादर था वो तो तिमूर के और जेंगिस खान के डिसेंडेंट था। ठीक है, तो फादर की साइड वो तिमूर से रिलेटेड था और मदर की साइड जेंगिस खान से रिलेटेड था। तो बाबर तो बिल्कुल कट्टर मुसलमान था। बट अकबर, मतलब जो बाबर जैसे मुसलमान का ग्रैंडसन था, वो इतना रिलीजियस टॉलरेंट कैसे हो गया कि उसने एक नया रिलीजन ही बनाने की कोशिश करी जिसे वो दिल इलाही बोलते हैं। तो उसके पहले हम, तो ये समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अब काफी फैक्टर्स थे जिससे अकबर की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी थी या फिर रिलीजियस फिलॉसफी थी वो डेवलप हुई। सबसे जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जब अकबर छोटा था, मैंने आपको बताया हुमायूं एग्जाइल में था, तो अकबर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा बिल्कुल भी जब वो बच्चा था। तो अकबर के जो कॉन्टेक्ट थे वो सूफी सेंट से हुए, और सूफीज्म हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। सूफीज्म इस्लामिक रिफॉर्मेशन मूवमेंट था जिसमें इस्लाम के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को सामने रखा गया था, और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था ब्रदरहुड ऑफ ऑल मैन। ये एक सूफीज्म का पॉइंट था। तो सूफी सेंट्स के कांटेक्ट में आने के बाद अकबर को लगा कि हाँ, सारे रिलीजन बराबर होते हैं, सब बराबर है, सारे इंसान बराबर है। उसके अलावा इसके ट्यूटर थे, अकबर के ट्यूटर, जिनका नाम था अब्दुल लतीफ, ये अकबर का टीचर था। तीसरा हमने देखा राजपूत प्रिंसेस से शादी करी थी। अब बाद में शेख मुबारक और उसके बेटों के साथ अकबर का कांटेक्ट हो गया था। जो ये शेख मुबारक थे ये एक सेंट थे, और उनके बेटे अबुल फैजी और अबू फजल, इनका नाम आपने सुना होगा, अबुल फैजी और अबुल फजल, इन तीनों के साथ कांटेक्ट में आया अकबर, और अपने रिलीजन को इसने एक पूरी नई पहचान दी। जो अबू फैजी थे और अबू फजल थे, ये काफी अच्छे फिलोसोफर्स थे, ये काफी एजुकेटेड थे, और ये ऑर्थोडॉक्सी को हटाना चाहते थे। तो इन सबके आइडियाज को देखते हुए अकबर की एक थिंकिंग डेवलप होती गई। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स थे। सबसे पहले तो सूफी सेंट्स के साथ अर्लियर एज में उसकी मुलाकात हुई थी। दूसरा उसका ट्यूटर था अब्दुल अतीफ, ये भी काफी फिलोसोफिक था और काफी ज्यादा मॉडर्न टाइप का था। फिर राजपूत प्रिंसेस से शादी हुई थी, तो तब भी एक रिलीजन की आइडियोलॉजी अलग से शेप होगी। और फिर इंटेलेक्चुअल शेख मुबारक और उसके बेटे अबू फैजी और अबू फैजल, इनके साथ कांटेक्ट के बाद अकबर की एक रिलीजियस आइडियोलॉजी पूरी डेवलप होती रही। जैसे मैंने आपको बताया, अकबर पायस मुस्लिम था, मतलब वो बिल्कुल कट्टर मुसलमान था। सबसे पहले वो रिलीजियस टॉलरेंट नहीं था, वो धीरे धीरे हुआ है। बट जैसे उसने अम्बे की राजकुमारी जोधा से शादी करी थी, तो वो धीरे धीरे अब बाकी रिलीजन्स पे भी ध्यान देने लगा था। सबसे पहले अकबर ने पिलग्रिम टैक्स हटाया। पिलग्रिम टैक्स उसने हटाया था जोधाबाई से शादी करने के बाद। पिलग्रिम टैक्स क्या था? पिलग्रिम टैक्स हिंदूज पे लगाया जाता था। ठीक है, अगर हिंदूज को अपनी तीर्थ यात्रा करनी होती थी, जैसे मुसलमान कहाँ जाते हैं, मुसलमान जाते हैं मेक्का मदीना, है ना, हमें पता है। तो हिंदू भी अपनी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ हो गया। तो जब भी हिंदू ऐसी जगह जाते थे तो उन पे टैक्स लगाया जाता था कि अगर तुम्हें अपने भगवान से मिलने जाना है तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कितना गलत था, और ये परंपरा दिल्ली सल्तनत के टाइम से चली आ रही थी। ये मुगल्स ने इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से चली आ रही थी। तो अकबर ने सबसे पहले पिलग्रिम टैक्स को हटाया। तो अकबर वो द फर्स्ट एम्परर हु रिमूव द पिलग्रिम टैक्स। और 1562 में उसने जिजिया को भी हटा दिया। जिजिया भी मैंने आपको बताया था, जिजिया क्या होता है। जिजिया भी टैक्स होता है जो हिंदूज को देना पड़ता था, क्योंकि हिंदूज थे जिमीज, जिमी, जिमीज का मतलब होता था प्रोटेक्टेड पीपल या प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट। तो हिंदूज को प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट माना जाता था मुसलमानों का, और उन्हें जिजिया देना पड़ता था ताकि जो रूलर्स है, जो मुस्लिम रूलर्स है, वो हिंदू लोगों की प्रोटेक्शन करे। तो इसके लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो अकबर वॉज द फर्स्ट रूलर who abolished the pilgrim tax, and in 1562 he abolished the jizya। ये उसने कब करा था? ये उसे राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई से शादी करने के बाद करा था। उससे पहले ही वाज अ पायस मुस्लिम।
और अकबर अब इतने ज्यादा सेक्युलर होने लगा था कि उसने अपनी हिंदू वाइफ्स, उसने सिर्फ एक हिंदू से शादी नहीं करी थी, उसने बाद में काफी हिंदू से शादी करी थी। तो उसने अपनी हिंदू वाइफ्स को परमिशन दे दी थी कि वो अपने खुद के फेथ को, अपने खुद के भगवान की पूजा करें। अगर आपने जोधा अकबर नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जोधा अकबर देखे। ये सारी चीजें उस मूवी में दिखा रखी है। कैसे जोधा भाई ने अकबर से डिमांड करी थी कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं अपने खुद के भगवान की पूजा करूंगी। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अकबर अपनी हिंदू वाइफ्स को पूरी परमिशन देता था कि उसकी हिंदू वाइफ्स अपने अकॉर्डिंगली अपना फेथ चुन सके, अपने अकॉर्डिंगली अपना रिलीजन चूज कर सके और अपने ही अकॉर्डिंगली भगवान की पूजा कर सके। तो उसकी हिंदू वाइफ्स पे ऐसा कोई कंपल्जन नहीं था कि उसे अल्लाह को ही पूजना है, ठीक है, या फिर अल्लाह को ही मानना है, ऐसा नहीं था। वो किसी की भी वर्शिप कर सकते थे। धीरे धीरे बाद में आते हुए अकबर ने इबादत खाना के कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया। अब ये इबादत खाना क्या था? इसे हम हाउस ऑफ वर्शिप कहते थे। इस इबादत खाना में अलग अलग रिलीजन के सॉलर्स आते थे, ठीक है। तो एक टाइप का ये आप मान लीजिए मंदिर मस्जिद और चर्च का मिक्सचर था, ठीक है। इसमें क्रिश्चियंस लोग भी आते थे, इसमें हिंदूज भी आ सकते थे, इसमें सुन्नी और शिया दोनों टाइप के मुस्लिम्स आते थे, इसमें जोरस्ट्रियन पारसी हर टाइप के जैन बुद्धिस्ट कोई भी हो वो आते थे और अपने आइडियाज को शेयर करते थे, या फिर वहां पे वो पूजा कर सकते थे, या फिर वहां पे वो वर्शिप कर सकते थे। वो सारे स्कॉलर्स, वहाँ के अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आते थे और अपने आइडियाज देते थे। तो ये इबादत खाना का रोल था। इससे क्या हुआ कि हिंदू का जो आइडिया था वो इस्लाम में गया, इस्लाम का आइडिया हिंदू में आया, क्रिश्चियनिटी का आइडिया दोनों रिलीजन्स में आया। तो ऐसे ही एक नया रिलीजन बना जिसे अकबर कहता था दिन इलाही, ठीक है। तो उसने ये हाउस ऑफ वर्शिप बनाया था, इबादत खाना। इसमें सारे टाइप के रिलीजन वाले लोग आके पूजा या फिर कुछ भी प्रे कर सकते थे। ये कहाँ पे था इबादत खाना? ये फतेहपुर सीकरी में था। फतेहपुर सीकरी अकबर की नई कैपिटल बन गई थी। दिल्ली थी सबसे पहले, बट अकबर ने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दी थी, आगरा में नहीं करी थी, ठीक है। अगर आगरा आता है तो आगरा में नहीं करी थी, ये आपको याद होना चाहिए। आगरा सिर्फ एक फाइनेंशियल कैपिटल थी, मेन कैपिटल दिल्ली थी, बट अकबर ने वो कैपिटल शिफ्ट कर दी थी फतेहपुर सीकरी में। अकबर इतना ज्यादा सेक्युलर होता जा रहा था कि जो उलेमास थे, मैंने आपको बताया उलेमास नोबल्स भी कहते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, उनके पास रिलीजियस पावर्स भी होती थी, उनके पास पॉलिटिकल पावर्स भी होती थी। तो जो उलेमास थे, रिलीजियस उलेमास थे, अकबर को उनका इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता था पॉलिटिकल मैटर्स में। अकबर चाहता था जो उलेमास है वो अपना रिलीजियस मैटर्स ही रखे। मतलब अकबर को पसंद नहीं आता था कि जो अकबर के नोबल्स है वो उसके पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करे। तो अकबर एक तरीके से पूरी अथॉरिटिज्म या फिर पूरा एक एब्सोल्यूट मोनार्की बनाना चाहता था। तो उसे मुस्लिम उलेमास का इंटरफेरेंस पसंद नहीं था पॉलिटिकल मैटर्स में। 1579 में उसने इनफॉलिबिलिटी डिक्री भी पास कर दी थी। ये इनफॉलिबिलिटी डिक्री की वजह से जो उलेमास की पॉलिटिकल पावर्स थी वो खत्म हो गई थी। और इस इनफॉलिबिलिटी डिक्री की वजह से ये भी हुआ था कि अकबर जो भी रिलीजियस फैसले लेगा वो ही माने जाएंगे, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो मतलब उसने अपनी रिलीजियस पावर्स को एक तरीके से दिखाया कि हाँ भाई मेरे पास ही पावर है, मैं बादशाह हूं, मेरे पास ही है जो भी है, तुम मैटर नहीं करते। मतलब एब्सोल्यूटिज्म, मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की की पावर उसने दिखाने की कोशिश करी थी रिलीजियस मैटर्स में भी। जैसे मैंने आपको बताया, दिन इलाही एक नया रिलीजन बना दिया था अकबर ने, और ये बनाया था 1582 में। दिन इलाही का मतलब होता था डिवाइन फेथ। इसमें हर रिलीजन की अच्छी अच्छी बातों को लिया गया था और उन सबको मिला दिया गया था। दिन इलाही में एक भगवान की पूजा मानी गई थी। जैसे हिंदूज में बहुत सारे भगवान थे, इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह थे, तो सिर्फ एक भगवान की पूजा मानी गई थी। बट जितने भी रिलीजन थे उसमें इस्लाम की भी अच्छी बातें थी, उसमें हिंदुओं की भी अच्छी बातें थी, हिंदूज की, उसमें क्रिश्चियनिटी की भी अच्छी बातें थी। तो अलग अलग बातों को मिला के, अच्छी अच्छी बातों को मिला के उसने ये दिन इलाही रिलीजन बनाया था, जिसका मतलब था डिवाइन फेथ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उससे पता था कि हिंदू और मुस्लिम्स में काफी प्रॉब्लम है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम्स, हम बोलते हैं ना कि ब्रिटिश ने और गैप लगा दिया, वो गैप ही करा था, बट प्रॉब्लम स्टार्टिंग से थी। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा खत्म करने के लिए ये दिन इलाही रिलीजन बना था। बट इस दिन इलाही की ये प्रॉब्लम थी, इसमें टोटल ना 15 ही लोग थे, इसमें ज्यादा लोग आ ही नहीं पाए।
और 15 में से भी एक था बीरबल। बीरबल हमें पता है 9 रत्न में से आता था अकबर के। तो क्या थी रिलीजियस पॉलिसी अकबर की? अकबर एक टॉलरेंट मुस्लिम था, मतलब अकबर अब ये चाहता था कि सारे रिलीजन साथ साथ रहे। सबसे पहले वो पायस था, बट जोधाबाई से शादी करी थी, उसके बाद वो काफी टॉलरेंट बन गया था। उसने एक नया रिलीजन बनाया, दिन इलाही, जिसमें सारे रिलीजन आते थे और अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। इसमें से 15 मेंबर थे, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी, इसलिए आगे नहीं चल पाया। अकबर ने इबादत खाना बनाने का भी ऑर्डर दिया था फतेहपुर सिकरी में, जिसमें सारे रिलीजन्स के लोग स्कॉलर्स आते थे और अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। अकबर ने इनफॉलिबिलिटी डिक्री भी पास कर दी थी, जिसमें उसने अपनी रिलीजियस अथॉरिटी को असर्ट करा था। उसने बताया था कि मेरे पास ही पावर है, मेरी किसी उलेमास के पास पावर नहीं है, जो मैं कहूंगा वही होगा। अकबर ने अपने हिंदू वाइफ्स को अलाउ कर दिया था कि वो कोई से भी गॉड को वर्शिप करे, अपने फेथ रखे, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अकबर ने पिलग्रिम टैक्स और जिजिया को अबॉलिश कर दिया था। तो ये थी रिलीजियस पॉलिसी। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी देख ली, और उससे पहले हम अकबर की राजपूत पॉलिसी भी देख चुके थे। अब हम अकबर की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अकबर की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो सारा प्रिपेयर जाता है, वो जाता है राजा टोडरमल को। जो राजा टोडरमल थे, ये भी नवरत्न में आते थे अकबर के। अब ये नवरत्न क्या है? अकबर की कोर्ट में 9 जेम्स थे, जैसे तानसेन हो गया, ये राजा टोडरमल हो गए, और बीरबल हो गया। तो ऐसे ही 9 जेम्स थे। तो जो राजा टोडरमल थे, ये काफी इंटेलेक्ट थे, काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, और इनकी ही हेल्प से अकबर ने अपनी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा फॉर्म करा था। तो इसके अलग अलग नाम दे गए हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज में इसे कुछ और बोलते थे, और फिर बाद में इसका इम्प्रोवाइजेशन हुआ, पूरे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इम्प्रोवाइज हुआ, तो उसे कुछ और बोलते थे। तो जो इनिशियल स्टेज में बोलते थे, तब बोलते थे जब्त या फिर बंदोबस्त। बोलते हैं ना बंदोबस्त कर दिया, तो वो वर्ड यहीं से आया है, बंदोबस्त कर दिया। बंदोबस्त हमेशा एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वर्ड यूज करा जाता था। ठीक है, ये अकबर ने बनाया था राजा टोडरमल की हेल्प की मदद से। ठीक है, इसे स्टार्ट किसने करा था? अकबर ने। राजा टोडरमल ने हेल्प करी थी। तो ये बस इनिशियल स्टेज थी, बट धीरे धीरे इसमें जब प्रॉब्लम दिखी, तो राजा टोडरमल ने इसे इम्प्रोवाइज करा, और फिर इसका नाम दिया दहसाला, दहसाला सिस्टम। तो सबसे पहले इसका नाम था जब्त इनिशियल स्टेज में, या फिर बंदोबस्त, और जब इसको इम्प्रोवाइज करा, तब इसका नाम पड़ गया दहसाला सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसे इम्प्रोवाइज किसने करा था? राजा टोडरमल ने ही करा था, और ये 1580 में पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया था। इस सिस्टम में क्या था? अकबर ने यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, या फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट। इस सिस्टम में क्या था? अकबर ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस करा था। मतलब हर लैंड को एक ही तरह से मेजर करा जाएगा। लैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और फिर उस पार्ट को एक ही तरह से मेजर करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूं कैसे। जो रेवेन्यू रखी गई थी लैंड पे, वो एक एवरेज यील्ड पे रख दी गई थी कि 10 सालों में इस लैंड पे जो एवरेज यील्ड आई, हो सकता है कि एक पहले साल में आई होगी 5 किलो, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, दूसरे साल में आई है 7 किलो, तीसरे साल में आई है 10 किलो। तो इस 10 सालों में जो एवरेज रही है, आपको पता होगा एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर 5 है एक साल में, फिर दूसरे साल में 6 आई, तीसरे साल में 7 आई। ठीक है, तो 3 साल की अगर निकाले, तो इन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आया वो उसकी एवरेज यील्ड होगी। तो 10 सालों में जो भी एवरेज यील्ड थी, उसके ऊपर रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, तो इसे ही को कहते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई लैंड है, उसमें अब मुझे 10 साल की निकालनी है, तो मैं भी बताता हूँ। पहले साल 2 की आई, फिर तीसरे साल, दूसरे साल 3 की आई, फिर 1 साल आई, फिर 4 आई, फिर 5 आई। अब मुझे इसे 5 साल की निकालनी है, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। हाँ, इन्हें 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 5 6 10 15, 15/5 3। तो एवरेज यील्ड है 3। ठीक है, तो अब इस पे टैक्स लगेगा। जो रेवेन्यू फिक्स होगा, ये 3 पे होगा, क्योंकि 3
आ रही है 3 किलो आ रही है एवरेज यील्ड। अब जो टैक्स लगेगा या फिर रेवेन्यू फिक्स होगा वो 3 पे लगेगा। तो ये था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, और इसी ही को कहते थे दहसाला सिस्टम, और इसका पुराना नाम था जब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम। अब लैंड को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 4 टाइप के लैंड हो गए थे। एक था पोलज। पोलज वो वाला लैंड था जो बहुत ज्यादा फर्टाइल था और जो हर साल कल्टीवेट होता था। ठीक है। दूसरा था परौती। परौती 2 साल में एक बार कल्टीवेट होता था। तीसरा था चाचर। ये 3 या 4 साल में एक बार होता था। और फिर एक लैंड था बंजर, जो इनफर्टाइल लैंड होता था, जो हर 5 साल या फिर उससे ज्यादा में एक बार कल्टीवेट होता था। तो ये सिस्टम था जो कैटेगराइज करा था लैंड का 4 पार्ट में, किस किस में, पोलाज में, परूती में, चौचर में और बंजार में। ये भी इस लैंड मेजरमेंट सिस्टम में आता था या फिर दहसाला सिस्टम में आता था। और जो रेवेन्यू होती थी वो या तो कैश में दी जाती थी या फिर वो क्रॉप्स भी पे कर देते थे। ठीक है। तो ये था लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। क्या था, इनिशियल स्टेज में इसे जब्त या फिर बंदोबस्त सिस्टम कहते थे। राजा टोडरमल की हेल्प से बनाया था। फिर राजा टोडरमल ने ही इसे इम्प्रोवाइज करा था, जिसे दहसाला सिस्टम का नाम दे दिया गया था 1580 में। इस सिस्टम में यूनिफॉर्मली लैंड को मेजर करा जाता था। पूरे लैंड की रेवेन्यू को 10 साल के एवरेज यील्ड पे फिक्स करी जाती थी। अगर 10 साल की एवरेज यील्ड 3 किलो निकलती थी तो 3 किलो पे ये वो पूरी एवरेज यील्ड को कैलकुलेट करते थे। और अगर एवरेज यील्ड 3 किलो निकलती थी तो 3 किलो पे वो रेवेन्यू कैलकुलेट करते थे। उसके अलावा पूरे लैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। पहली कैटेगरी थी पोलाज लैंड, जिसे हर साल कल्टीवेट करा जाता था। फिर पारूती लैंड, पारूती लैंड को हर 2 साल में एक बार कल्टीवेट करा जाता था। फिर था चाचर लैंड, चाचर लैंड को 3 या 4 साल में एक बार कल्टीवेट करा जाता था। और फिर था बंजर लैंड, बंजर लैंड को 5 या उससे ज्यादा साल में एक बार कल्टीवेट करा जाता था। तो फर्टिलिटी के हिसाब से लैंड को डिवाइड कर दिया था या फिर लैंड को कैटेगराइज कर दिया गया था। और जो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू होती थी वो जनरली तो कैश में होती थी, बट क्रॉप्स भी कभी कभी फार्मर्स दे देते थे। तो अब हम आते हैं मनसबदारी सिस्टम पे। अब तक हमने क्या देखा, हमने राजपूत के साथ पॉलिसी देखी अकबर की, उसके बाद हमने उसकी रिलीजियस पॉलिसी देखी, फिर हमने उसकी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज देखी, और अब हम देखेंगे उसका मनसबदारी सिस्टम। तो जो ये मनसबदारी या फिर जागीरदार, इसे जागीरदार सिस्टम भी बोलते थे। तो मनसबदारी या फिर जागीरदार सिस्टम ये जो था ये अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होता है। इसके ऊपर आपको काफ़ी वीडियोस मिलेगी जो 25-25, 26-26 मिनट की थी सिर्फ इसी टॉपिक पे। वो इरेलीवेंट है और आपको बस थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इस सिस्टम में क्या होता है, हर एक ऑफिसर, जो भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऑफिसर होगा, उसे एक रैंक दे दी जाती थी और उस रैंक को बोलते थे मनसब। तो जो ये मनसबदारी सिस्टम है इसे हम रैंक सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मनसब का मतलब है वो है रैंक। ठीक है। तो रैंक का मतलब होता है मनसब। तो हर एक ऑफिसर को एक रैंक दे दी। अब मान लीजिए एक ऑफिसर है अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन में, ये एक ऑफिसर है, इसके पास रैंक है। ठीक है। अब हर एक ऑफिसर को दो चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी, एक जत और एक सवार। ये हर एक ऑफिसर को मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जो ये ऑफिसर है इसे जत भी मेंटेन करने पड़ेंगे और इसे सवार भी मेंटेन करने पड़ेंगे। अब जत क्या है, जत हो गए मैन या फिर सोल्जर्स या फुट सोल्जर्स हम कह सकते हैं, और सवार हो गए घुड़सवार। ठीक है, हॉर्सेस। तो जत हो गया मैन या फिर सोल्जर्स और सवार हो गए हॉर्सेस। तो इस बंदे को, इस ऑफिसर को कुछ जत भी मेंटेन करने पड़ेंगे और कुछ सवार भी मेंटेन करने पड़ेंगे। अब जितने ज्यादा ये सवार मेंटेन करेगा, जितने ज्यादा ये जत मेंटेन करेगा, उतनी ज्यादा इसकी रैंक बढ़ेगी। सबसे जो लोएस्ट रैंक होती थी वो थी 10। तो जैसे ये ऑफिसर है, ठीक है, अब इसने जत मेंटेन करे और कुछ सवार भी मेंटेन करे। मान लीजिए इससे ऑब्लिगेशन थी कि इससे कम से कम 2 घुड़सवार तो मेंटेन करने पड़ेंगे और 5 जत मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये लोएस्ट है सबसे, इसकी रैंक हो गई 10। और जो जो हायर नंबर पे जाता रहेगा, मान लीजिए अब ये एक ऑफिसर है, ठीक है,
बादशाह ने बोल दिया कि अब इससे जो जत मेंटेन करने हैं वो करने हैं 100 और घुड़सवार मेंटेन करने हैं 50। तो इसकी जो रैंक होगी वो ज्यादा होगी, हो सकता है इसकी रैंक 5000 भी हो। तो जो ये पूरा सिस्टम था ये रैंक के हिसाब से होता था। ठीक है, जितनी कम रैंक उतना कम ऑब्लिगेशन होता था कि तुम्हें जत मेंटेन करने हैं या फिर तुम्हें सवार मेंटेन करने हैं, और जितनी ज्यादा रैंक उतने ज्यादा उसे जत मेंटेन करने पड़ते थे और उतने ज्यादा उसे सवार मेंटेन करने पड़ते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या था मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में हर एक ऑफिसर को रैंक असाइन कर दी जाती थी या फिर मनसब दे दिया जाता था। सबसे जो कम मनसब होता था वो होता था 10, और सबसे ज्यादा मनसब होता था वो होता था 5000। ये नोबल्स को होता था और ये एक नॉर्मल सोल्जर को होता था। हो सकता है प्रिंस हो कोई, जैसे राजा का भाई, ठीक है, बादशाह का भाई, तो उसकी 5000 से भी ज्यादा रैंक हो सकती थी या फिर मनसब हो सकता था। अब मान लीजिए, अब हर एक रैंक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। मतलब जो ये सोल्जर है जिसकी रैंक मिनिमम 10 है, इसे दो चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी, एक जत और एक सवार। जत हो गया फुट सोल्जर और सवार हो गया हॉर्सेस या फिर घुड़सवार। और जितनी ज्यादा, जैसे नोबल की 5000 थी, तो इसे कम से कम 50 ये या फिर 100, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उतना उतना भी मेंटेन करना पड़ता था। जितने ज्यादा जिसके पास होगी उसकी ज्यादा उतनी रैंक होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा, जत मींस पर्सनल एंड इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जितने ज्यादा उसके पास जत हो गए, मतलब जितने ज्यादा उसके पास और भी अपने सिपाही हो गए, उतने ज्यादा उसका स्टेटस अच्छा होगा। और सवार इंडिकेटेड द कैवलरीमैन, घुड़सवार जैसे मैं बोल रहा हूँ। और हर एक पर्सन को उसे मेंटेन करना जरूरी होता था। मिनिमम 2 हॉर्सेस तो मेंटेन करने पड़ते थे। सबसे लोएस्ट रैंक की 10 और उसे सबसे कम हॉर्सेस जो मेंटेन करने होते थे वो थे 2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो ये मनसबदारी सिस्टम है हेरिडेटरी नहीं है। मतलब अगर कोई नोबल है जिसकी रैंक या फिर मनसब 5000 है, अब इसके पास जत है 100 और सवार है 50। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो इस नोबल का बेटा होगा उसे ये मिल जाएंगे, मतलब हेरिडेटरी नहीं था। जैसे ही इस नोबल को हटाया जाएगा, फिर इसकी डेथ होती है, तो जो इसका ये पूरा इज्जत तो सवार है या फिर इसकी जो भी वेल्थ होगी वो सारा बादशाह के पास चला जाएगा। और फिर एक नया नोबल अपॉइंट होगा और ये पूरा उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हेरिडेटरी नहीं करा था। जो भी प्रमोशन होता था या फिर डिसमिसल होता था वो एम्पर डायरेक्ट करता था। ठीक है, अब इसका फायदा क्या था? इसका फायदा ये था कि अब देखिए, जो सबसे छोटा भी ऑफिसर होगा जिसकी रैंक 10 थी, ये भी अपनी एक खुद की छोटी सी आर्मी मेंटेन करेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा जिसकी रैंक 5000 होगी वो भी एक आर्मी मेंटेन करेगा। तो सुल्तान को या फिर एम्परर को एक स्टैंडिंग आर्मी मिल गई ऑटोमेटिकली। इसे अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसे एक खुद की स्टैंडिंग आर्मी मिल गई। अब इन ऑफिसर्स की जो सैलरी होती थी वो कैश में दी जाती थी। ठीक है, जो ये रैंक वाले हैं जिन्हें मनसब दिया जाता था, उनकी जो सैलरी होती थी वो कैश में दिया जाती थी। और अगर कैश नहीं देते थे तो एक पूरा एरिया भी दे दिया करते थे। ठीक है, कोई जागीर, पूरी एक जागीर दे दी जाती थी। तभी इस सिस्टम को जागीरदारी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अगर कैश नहीं दिया तो जागीर दे दी जाती थी, और फिर उस जागीर से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो ये रैंक वाला अपने पास रखता था। और फिर इसी से वो जो इसके नीचे ये मेंटेन करता है, जैसे जद भी मेंटेन कर रहा है, सवार भी मेंटेन कर रहा है, वो उसे पे करना पड़ता था। ठीक है, तो सुल्तान या फिर एम्परर डायरेक्ट इन लोगों को, जो ये जत है या कैवलरी मैन है, इन लोगों को पैसे नहीं देता था। इन लोगों को पैसे कौन देता था? जो इन्हें मेंटेन कर रहा है। सुल्तान या फिर एम्परर जो मेंटेन कर रहा है, जिसे मनसब का स्टेटस मिला है, उसे पैसे देता था या फिर उसे जागीर दे दिया करता था। और फिर उस जागीर में से, फिर उस पैसों में से वो बंदा बाकी लोगों को मेंटेन करता था। तो ये था पूरा मनसबदारी सिस्टम। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो जो भी मुगल एम्पायर में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऑफिसर होता था उसे एक रैंक दे दी जाती थी। जो सबसे कम रैंक थी वो थी 10 और सबसे ज्यादा रैंक थी वो 5000। पर जो प्रिंसेस होते थे उनकी रैंक उससे ज्यादा हो सकती थी। अब हर एक
ऑफिसर को दो चीजें मेंटेन करनी पड़ती थी, एक जत और एक सवार। इसे भी इतना ही करना पड़ेगा। पर डिफरेंस क्या है, जो सबसे कम रैंक वाले के उसके जत हो सकता है सिर्फ 2 हो या 5 हो, और सवार 2 हो। मिनिमम सवार 2 होने चाहिए थे। और इसकी हो सकता है कि ये 100 हो और इसकी 50 हो। इससे फायदा क्या हुआ, राजा को एक स्टैंडिंग आर्मी मिल गई। उसे अपनी खुद की आर्मी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। राजा ने पैसे किससे दिए, राजा ने पैसे इस ऑफिसर को दिए। अब ये ऑफिसर अपने जत और सवार को मेंटेन करेगा, उसमें से थोड़ा बहुत उसने दे देगा। और अगर राजा ने पैसे नहीं दिए तो राजा उसे एक लैंड दे देता था या फिर जागीर दे दिया करता था। और इसलिए ही इसे जागीरदारी सिस्टम भी बोला गया। और इस जागीरदार से या फिर इस जागीर से जो भी रेवेन्यू आता था वो ऑफिसर कलेक्ट करता था और फिर वो बांट देता था आपस में अपने जत और सवार से। हमें इसमें जो याद रखना है वो ये है कि ये हेरिडिटरी नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस ऑफिसर के बाद अगर ये ऑफिसर मर गया, फिर इसे निकाल दिया गया, जो भी इसका ये इज्जत और सवार है ये डायरेक्ट सुल्तान अपने अंडर में ले लेता था। और जो भी कोई नया अपॉइंट होता था फिर वो एम्परर उसे दे दिया करता था। तो ये था मनसबदारी सिस्टम अकबर का। हमने अकबर के 4 सिस्टम देख लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उनके बेसिस पे मेंस एग्जामिनेशन में आंसर लिख सकते हो। सबसे पहले हमने देखा था उसकी राजपूत पॉलिसी, फिर हमने उसकी रिलीजियस पॉलिसी देखी थी, हमने उसकी फिर अब ये मनसबदारी सिस्टम देखा, उससे पहले हमने उसका लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज भी देख ली। तो ये पूरा था अकबर के बारे में। हमने अकबर पूरा पढ़ लिया। तो अकबर का क्या पीरियड था, तो अकबर का क्या पीरियड था, अकबर का पीरियड था 1556 से 1605 तक। अराउंड पूरे 50 साल इन्होंने रूल करा था। अब 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है और फिर उनके बेटे जहांगीर ये थ्रोन पे आ जाते हैं। जो जहांगीर का रेन था वो 1605 से 1627 तक का था। और इन्हें प्रिंस सलीम भी बोला करते थे। जहांगीर का जो मतलब था वो होता था कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड, ये जहांगीर का मतलब था। जहांगीर के रेन में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस जो भी हुआ इनके अगेंस्ट में हुआ। मतलब इनके रेन में बहुत सारी रेबेलियंस हुई। इनके खुद के बेटे खुसरो, उनका नाम खुसरो था, इनके खुद के बेटे खुसरो ने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और बट जहांगीर ने उसे हराया और फिर बाद में इम्प्रिजन करवा दिया, जेल में डाल दिया। फिर गुरु अर्जुन, पहले गुरु अर्जुन जहांगीर के सपोर्टर थे, फिर गुरु अर्जुन ने भी रिवोल्ट करा। ये गुरु अर्जुन कौन थे, सिख के 5th गुरु। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख के 5th गुरु थे गुरु अर्जुन। तो जहांगीर ने उन्हें मरवा दिया था, पूरा सर कटवा दिया था। ठीक है, तो काफी रिवोल्ट्स हुए। 1611 में, मतलब इनके रेन के 6 साल बाद ही, इन्होंने मेहरुनिसा से शादी कर ली थी। मेहरुनिसा कौन है, नूरजहां। हम अभी थोड़ा बहुत देखेंगे नूरजहां के बारे में, बहुत कंट्रोवर्सी में रहती है ये। नूरजहां का मतलब है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कि नूर लाइट और जहां वर्ल्ड, सो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इनका असली नाम था मेहरुनिसा। अब जो इनकी रेन में जो रिवोल्ट हुए वो नूरजहां की वजह से ही माने जाते हैं। ये बोलते थे कि नूरजहां बहुत ज्यादा सुंदर थी और नूरजहां ने जहांगीर को अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, इतना ज्यादा वो प्यार करवा दिया था कि जहांगीर हर कुछ नूरजहां के अकॉर्डिंगली माना करते थे। जो भी नूरजहां बोलती थी जहांगीर वही करते थे। तो एक तरीके से जहांगीर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में। जो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती थी वो नूरजहां संभालने लगी थी। और इसलिए ही इनकी स्टेट में, इनके रेन में बहुत सारा रिवोल्ट हुआ। इनके बेटे ने रिवोल्ट करा, खुसरो ने, जिसे इन्होंने हरा दिया था और फिर इम्प्रिजन करवा दिया था। फिर 5th गुरु ऑफ सिख गुरु अर्जुन, उन्होंने भी रिवोल्ट करा जिसका इन्होंने सर कटवा दिया था। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत मेहरुनिसा या फिर नूरजहां के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया नूरजहां का क्या मतलब है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी ज्यादा सुंदर मानी जाती थी ये। शादी करने के बाद 1611 में शादी करी
शादी करने के बाद इन्होंने अपने फादर को, मतलब नूरजहां ने अपने फादर को चीफ दीवान की पोजीशन दिलवा दी थी। दीवान का मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है, उसका चीफ, उसकी पोजीशन नूरजहां ने अपने फादर को दिलवा दी थी। इनके फादर का नाम था इतिमादुद्दौला। इतिमादुद्दौला ये काफी रिस्पेक्टेबल पर्सन माने जाते थे। और एक बात और बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी है? ये ब्रिटिशर्स की कंपनी है। हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनके बारे में सही से। ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी 1608 में। उनका एक ऑफिसर विलियम हॉकिंस, ये आते भी है शाहजहां के पास और शाहजहां से एक रॉयल परमिट लेने की कोशिश करता है ताकि वो ट्रेड करे। बट पहले शाहजहां मना कर देता था, बट बाद में शाहजहां ने ट्रेडिंग दे दी, ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया था और सबसे पहली फैक्ट्री फिर इन्होंने खोली थी। हम ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि शाहजहां वही है जिसके टाइम पे ये सब हुआ। हाँ, तो 1611 में शादी करी और शादी करने के बाद इन्होंने अपने फादर को चीफ दीवान की पोजीशन दिलवा दी नूरजहां ने। और नूरजहां ने अपने बड़े भाई असफ खान को खानी समन की पोस्ट दिलवा दी थी। जो ये पोस्ट होती थी नोबल्स के लिए रिजर्व होती थी, काफी हाई पोस्ट थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब तो अब आप देखिए नूरजहां का कितना ज्यादा पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ने लगा था। पॉलिटिकल डिसीजन जो भी थे वो नूरजहां ही ले रही थी। जहांगीर को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो तो नूरजहां के चारों तरफ घूमता रहता था। बट जो भी पॉलिटिकल मैटर्स में डिसीजन ले रही थी वो नूरजहां ले रही थी। और इसकी ही वजह से जहांगीर के रेन में इतने सारे रिवोल्ट हुए। उनके बेटे खुसरो ने रिवोल्ट करा, गुरु अर्जुन ने रिवोल्ट करा, ठीक है। इतने सारे रिवोल्ट हुए सिर्फ इसलिए वजह से क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम नहीं कर रहा था। अब देखिए नूरजहां ने सबसे पहले अपने फादर को दीवान की पोस्ट दिलवाई, फिर अपने भाई को खानी समन की पोस्ट दिलवाई, एक हाई पोस्ट। तो एक तरीके से नूरजहां जहांगीर को लूट रही थी या फिर फायदा उठा रही थी। 1612 में जो असफ खान की बेटी थी, मतलब अपने जो इसके भाई की बेटी थी नूरजहां के भाई की, उनका नाम था अर्जुमंद बनु बेगम, जो बाद में मुमताज बनती है, ठीक है। तो अर्जुमंद बनु बेगम, इसकी शादी इन्होंने जहांगीर के तीसरे बेटे से करा दी थी, जिसे खुरम, उनका नाम था प्रिंस खुरम, जो शाहजहां होता है ना शाहजहां वेड मुमताज, जिसके नाम पे शाहजहां ने मुमताज में ताजमहल बनाया था। तो असफ खान की बेटी थी ये मुमताज, और शाहजहां मतलब राजा के बेटे, सुल्तान के बेटे से शादी करवा दी थी। तो आप देखिए क्या हो रहा है, पूरा पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग कराने की कोशिश कर रही थी अपनी फैमिली का, ठीक है। अपने भाई की बेटी की शादी अपने पति के बेटे से करा दी थी, ठीक है। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर रही थी अपनी फैमिली का, पूरा फायदा उठा रही थी। जो रिवोल्ट का मेन रीजन था वो ये था कि नूरजहां ने एक जनता का ग्रुप बना लिया था। ये इन्होंने मुगल कोर्ट में एक जनता का ग्रुप बना लिया था, जिसकी वजह से पूरे मुगल कोर्ट में दो फैक्शंस हो गए थे। एक जो जनता को सपोर्ट करता था, जो नूरजहां जो काम करती थी उसे सपोर्ट करता था, और एक जो सपोर्ट नहीं करता था, जो रिवोल्ट करने लगे थे। और इसी की वजह से जो शाहजहां हैं, जहांगीर के बेटे, ये भी रिवोल्ट कर देते हैं अपने फादर के अगेंस्ट, ठीक है। ये थर्ड सन होते हैं जहांगीर के। जो पहले सन थे खुसरो, उन्होंने तो रिवोल्ट करी थी बट जेल में डाल दिया था उन्हें। बट ये जो शाहजहां है ये पावरफुल होते हैं और ये भी रिवोल्ट करते हैं अपने फादर के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स थे अब वो नूरजहां ले रही थी। शाहजहां को लगता था कि जहांगीर अब एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं संभाल रहा और नूरजहां के इन्फ्लुएंस में, और वो बात सच थी। नूरजहां पॉलिटिकल मैटर्स तो ले रही थी बट रॉयल हाउस होल्ड जो घर था उसमें भी डोमिनेशन था। उनके हिसाब से ही पूरा फैशन होता था, उनके हिसाब से पूरे हाउस होल्ड की थीम बनाई जाती थी। पूरा हाउस होल्ड इन्होंने पर्शियन ट्रेडिशंस पे कर दिया था। ये लोग थे मुगल्स, ठीक है। मुगल्स दो लोगों से बने थे, एक टर्क्स और एक मंगोल्स। ये दोनों मिला के मुगल्स बनते हैं, ठीक है। बट इसने, नूरजहां ने पूरे रॉयल हाउस होल्ड को पर्शियन ट्रेडिशन से, ठीक है, पर्शियन ट्रेडिशन से पूरा डेकोरेट कर दिया था।
ये पर्शियन आर्ट को सपोर्ट करती थी और कल्चर भी ये कोर्ट में पर्शियन वाला ही लाना चाहती थी। तो आप देखिए कितने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या होता है, जहांगीर बीमार पड़ जाते हैं और 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है। तो शाहजहां जो होते हैं, ये एक तो पावरफुल तो होते हैं, ये आगरा आ जाते हैं। ठीक है, आगरा में ये नोबल्स की सपोर्ट के साथ आते हैं और आर्मी भी लाते हैं और थ्रोन कैप्चर कर देते हैं। फिर जब ये थ्रोन ये जब एम्परर बनते हैं, सबसे पहले तो ये नूरजहां को हटाते हैं, नूरजहां की पोजीशन कम करते हैं और उन्हें एक पेंशन पे जीने के लिए बोलते थे कि अब तुम्हें सिर्फ पेंशन मिलेगी। अब मैं एम्परर हूँ, मेरी वाइफ होगी, वो एम्प्रेस होगी, तुम अब एम्प्रेस नहीं हो, तुमने जो भी चेंजेस करे थे वो मैं वापस चेंज करूंगा और तुम्हें बस पेंशन मिलेगी। और फिर इन्होंने रिटायर्ड लाइफ जी जब तक इनकी डेथ होती है 12-11 साल बाद, 18 साल बाद। ठीक है, तो ये नूरजहां के बारे में था। तो जहांगीर का जो रूल था वो था 1605 से 1627 तक। 1611 में ये शादी करते हैं। 1612 में ही अ, ये अपनी बेटी की शादी अब इनके बेटे से करा देती है, प्रिंस उससे, शाहजहां से, मुमताज की शादी। नूरजहां एक पूरा जनता का ग्रुप भी फॉर्म करती है जिसकी वजह से फैक्शंस हो जाते हैं मुगल कोर्ट में और फिर रेबेलियन बहुत ज़्यादा होने लगती है। इनका बेटा जो शाहजहां होता है वो खुद रेबेल करता है 1622 में। 1627 में इनकी डेथ हो जाती है और फिर शाहजहां एम्परर बन जाता है। तो हमने अकबर देखा और फिर हमने थोड़ा बहुत जहांगीर के बारे में देखा। जहांगीर के बारे में बस इतना ही है, कोई इन्होंने फाइट वाइट नहीं करी थी, कोई मुगल एम्पायर को एक्सटेंड नहीं करा था, क्योंकि हर टाइम ये नूरजहां की इन्फ्लुएंस में रहते थे। अब दो मुगल एम्पायर बचे, कौन कौन से? एक शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब। उसके बाद हमारा मुगल एम्पायर की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। फिर हम देखेंगे मुगल एम्पायर के टाइम पे मुगल जब रूल कर रहे थे तो इंडिया में कैसे कंडीशन थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। बट अभी अभी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको शाहजहां के बारे में बताऊंगा और फिर औरंगजेब के बारे में डिस्कस करूंगा।